हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर डेली 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित डिस्कस करते हैं, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और कोई भी न्यू वैकेंसी आती है तो उससे संबंधित हम आपको सबसे पहले अपडेट करते हैं। और माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर आपके सपने को पूरा कर सकता है। और डेली यहाँ पर हम बिल्कुल डीपली से स्टैटिक जीके के साथ करंट अफेयर को हम डिस्कस करते हैं। और उससे पहले हम डिस्कस करते हैं मोटिवेशनल कोट के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं मोटिवेशनल कोट के बारे में। मेहनत से नहीं मेरे दोस्त, दिमाग से काम करो, क्योंकि आज का समय हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का है। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि इंसान को मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। मेहनत तो करनी ही चाहिए, लेकिन उस मेहनत में ये देखना चाहिए कि स्मार्ट वर्क इसमें से कितना करना है, और तब जाकर के सफलता हमें बहुत जल्दी मिल जाती है। आज का मोटिवेशनल कोट है, अभिमान कहता है कि किसी की ज़रूरत नहीं, पर अनुभव कहता है कि समय पर धूल की भी ज़रूरत पड़ती है। यानी एक मनुष्य का अहंकार है, एक मनुष्य का अभिमान है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक अनुभव कहता है कि समय आने पर हमें धूल की भी ज़रूरत पड़ जाती है। यानी समय आने पर हमें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए हमें लगातार प्रयास करना चाहिए। और जितना अनुभव आपके पास होगा उतनी जल्दी सफलता आपको मिलेगी। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है चंपई सोरेन ने। आप कह सकते हैं ये नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इसी के साथ अगर बात की जाए, इनसे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे, तो उनका नाम था हेमंत सोरेन। ये हैं झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन, जो आप कह सकते हैं नए मुख्यमंत्री बने हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इन्होंने हेमंत सोरेन का स्थान लिया है, जिन्होंने हाल ही में ईडी ने एक केस में गिरफ्तार किया है। यानी हेमंत सोरेन को एक आप कह सकते हैं केस में ईडी ने गिरफ्तार किया है, और इसी कारण से यहाँ पर उनकी सरकार गिरी, और उसके कारण यहाँ पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में चंपई सोरेन को आप कह सकते हैं पद की शपथ दिलाई। इसके साथ अगर बात की जाए, राज्यपाल ने चंपई सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम ने मंत्री पद की शपथ ली थी, और इसके अलावा राजद कोटे से सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेस कोटे से किसने शपथ ली मंत्री पद की, तो उनका नाम है आलमगीर आलम ने आप कह सकते हैं मंत्री पद की शपथ ली। और राजद कोटे से किसने ली, सत्यानंद भोक्ता ने आप कह सकते हैं मंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ अगर बात की जाए, चंपई सोरेन ने पहली बार 1991 में चंपई सोरेन ने पहली बार आप कह सकते हैं चंपई सोरेन ने पहली बार 1991 ईस्वी में सरायकेला से उपचुनाव जीता था, और उन्होंने 7 बार विधायक का चुनाव जीता। और चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन कैबिनेट में दूसरी बार मंत्री भी बनाया गया था। यानी इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था हेमंत सोरेन, उनकी कैबिनेट में चंपई सोरेन को आप कह सकते हैं मंत्री बनाया गया था, और दूसरी बार उनको मंत्री बनाया गया था। लेकिन वर्तमान समय में अगर बात की जाए, झारखंड के जो मुख्यमंत्री बन चुके हैं उनके नाम है चंपई सोरेन। इसके साथ अगर बात की जाए, झारखंड का शिमला, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रैटेजी के पूछा जाता है। झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है, जबकि राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए, बाबूलाल मरांडी जो थे झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, और झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। और झारखंड अगर बात की जाए किससे अलग हुआ था, तो बिहार से अलग हुआ था। और झारखंड के वर्तमान समय अगर राज्यपाल की बात की जाए, तो सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल हैं।
ये कुछ स्टैटिक जीके क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड के अंदर। यानी उत्तराखंड के अंदर स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, जो आप कह सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, उत्तराखंड का निर्माण जो हुआ वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था, जब इसे उत्तर प्रदेश के हिमालयी जिलों से अलग किया गया था। यानी उत्तर प्रदेश से इसे अलग किया गया और अलग करके नया राज्य बनाया गया 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड। और राज्यपाल की अगर बात की जाए, राज्यपाल जो थे उत्तराखंड के पहले, उनका नाम था सुरजीत सिंह बरनाला, और उन्होंने 2000 से लेकर 2003 के बीच पद पर कार्य किया। और वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम है गुरमीत सिंह। तो ये आप कह सकते हैं उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, 14 सितंबर 2021 को उनको पद पर आप कह सकते हैं आसीन किया गया या पद उनको दिया गया। अब तक 8 व्यक्तियों ने इस पद पर कार्य किया है। यानी राज्यपाल के अब तक इस पर 8 व्यक्ति काम कर चुके हैं। राज्य की राज्यपाल में 2 महिलाएं शामिल थी, जिसमें मार्गरेट अल्वा और बेबी रानी मौर्य। यानी 2 महिलाओं ने भी यहाँ पर उत्तराखंड में आप कह सकते हैं राज्यपाल के रूप में काम किया है, जिसका नाम मार्गरेट अल्वा और बेबी रानी मौर्य। आज तक किसी भी राज्यपाल ने अपने पद पे पूर्ण कार्यकाल पूरा नहीं किया। यानी ऐसा कोई भी राज्यपाल नहीं हुआ है जिसने पूरे 5 साल अब तक यहाँ पर निकाले हों। सुदर्शन अग्रवाल के नाम 4 साल 293 दिन के कार्यकाल के साथ सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राज्यपाल का रिकॉर्ड है। यानी सुदर्शन अग्रवाल ने यहाँ पर 4 साल 293 दिन तक यहाँ पर राज्यपाल के पद को सुशोभित किया है। इसके साथ अगर बात की जाए, ये हैं आप कह सकते हैं उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और पंजाब के राज्यपाल जिसकी बात करें बनवारी लाल पुरोहित। इसके साथ अगर बात की जाए, यहाँ पर उत्तराखंड की राजधानी जो है वो क्या है? देहरादून। उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड में विधानसभा की सीट कितनी है? 71। और लोकसभा की सीट कितनी है? 5। और राज्यसभा की सीट कितनी है? 3। और उत्तराखंड की मुख्य रूप से भाषा कौन सी है? हिंदी। उसके साथ अगर बात की जाए, संस्कृत, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसोरी, उर्दू। अब क्वेश्चन आता है कई बार कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिसमें हिंदी बोली जाती है? हिंदी बोलने वाले जो राज्य हैं वो मुख्य रूप से 9 हैं। जैसे अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, उसके साथ अगर बात की जाए राजस्थान है, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, और साथ में हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दिल्ली। तो ये आप कह सकते हैं 9 भारत के ऐसे राज्य हैं जिसमें हिंदी बोली जाती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है दिल्ली जिसमें हिंदी को पूर्ण रूप से दर्जा दिया गया है। हिंदी दिवस अगर बात की जाए तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कुछ इस तरह के स्टैटिक जीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। इसके साथ अगर बात की जाए, उत्तराखंड में जो झील हैं मुख्य रूप से कौन कौन सी हैं? भीमताल झील है, डोडीताल झील है, नैनीताल झील है, और नैनीताल के अंदर ही उत्तराखंड का हाई कोर्ट भी स्थित है। नोकू छियाताल आप कह सकते हैं झील यहाँ पर है, 7 ताल झील यहाँ पर है। एक लॉजिक आप याद रख सकते हैं कि जहाँ पर ताल से संबंधित कोई झील आ जाए तो वो सारी की सारी झीलें उत्तराखंड में मिलती हैं, लेकिन सूरज ताल और चंद्र ताल जो झील हैं वो दोनों की दोनों हिमाचल प्रदेश में है, जो इसका आप कह सकते हैं अपवाद है। यानी सूरज ताल और चंद्र ताल दोनों की दोनों झील हिमाचल प्रदेश में है, जबकि ताल से संबंधित जितनी भी झीलें हैं वो सारी उत्तराखंड में हैं। इसी प्रकार से अगर नदी की बात की जाए तो यहाँ पर यमुना नदी, टोंस नदी, सरयू नदी, रामगंगा नदी, पिंडार नदी, नयार नदी, नंदाकिनी नदी। और इसके साथ अगर बात की जाए, मंदाकिनी नदी, अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी, भिलंगाना, धौली गंगा नदी, गढ़वाल गंगा नदी, धौला नदी, काली नदी, ये सब नदी आप कह सकते हैं उत्तराखंड के हिस्से में ही आती है, और उत्तराखंड को ही 5 प्रयागों की भूमि कहा जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए, उत्तराखंड के अंदर रामगंगा बांध स्थित है, और रामगंगा के नाम से ही अब आप कह सकते हैं उत्तराखंड में जो भारत का सबसे बड़ा या भारत का सबसे पहला जो
आप कह सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान बनाया था, उसका नाम था जिम कॉर्बेट। उसका नाम बदल करके रामगंगा ही रखा गया है। और रामगंगा के नाम से एक बांध भी है, और कौन सी नदी पर है वो? रामगंगा नदी पर स्थित है। जमरानी बांध गोला नदी पर है, और टिहरी बांध जो आप कह सकते हैं भागीरथी नदी पर है। और टिहरी बांध जो आप कह सकते हैं भारत का सबसे ऊंचा बांध है। स्टैटिक जीके में बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसके साथ अगर बात की जाए, केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आप कह सकते हैं लखपति दीदी योजना के तहत बजट के अंदर केंद्र सरकार ने उनकी जो राशि जो थी, उनकी राशि थी 2 करोड़, अब उनको बढ़ाकर कितना कर दिया? 3 करोड़ कर दिया गया है। और ये आप कह सकते हैं 1 फरवरी 2024 को आप कह सकते हैं हमारी वित्त मंत्री जो थी वित्त मंत्री जो हमारी हैं निर्मला सीतारमण ने ये बजट प्रस्तुत किया, और ये आप कह सकते हैं अंतरिम बजट था। इसके साथ अगर बात की जाए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में लखपति दीदी योजना को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई। सरकार ने स्वयं सहायता समूह के तहत लखपति दीदियों योजना का लक्ष्य बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि लखपति दीदी योजना की सफलता से उत्साहित होकर सरकार ने योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्लम्बिंग, एलईडी बल्ब बनाने और ड्रोन के संचालन और उनकी मरम्मत जैसे कौशल से प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी उनका जो आप कह सकते हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए जो पैसे दिए जाएंगे वो 2 करोड़ से बढ़ाकर कितने कर दिए? 3 करोड़ कर दिए गए। इसके साथ अगर बात की जाए, हमारी वित्त मंत्री है नीला सीतारमण। इसके साथ अगर बात की जाए, भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 ईस्वी में पेश किया गया। तो किसके द्वारा पेश किया गया था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। इसके साथ अगर बात की जाए, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? तो ये हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय में। यानी लॉर्ड कैनिंग के समय में बजट प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसके साथ अगर बात की जाए, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है आप कह सकते हैं अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है, न कि बजट शब्द का प्रयोग किया गया है। कहने का मतलब यह है कि बजट शब्द का संविधान में कहीं प्रयोग नहीं है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं रंजना प्रकाश देसाई। यानी रंजना प्रकाश देसाई उत्तराखंड की यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष बन गए। इसके साथ अगर बात की जाए, रंजना प्रकाश देसाई ने समिति के सदस्यों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी की अंतिम रिपोर्ट सौंपी, और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार 5 फरवरी को इसके संबंध में विधानसभा सत्र में विधेयक लेकर आएगी। तो आप कह सकते हैं यहां पर उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के अध्यक्ष से बनाया गया, तो रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? उनका नाम है भजन लाल शर्मा। यानी भजन लाल शर्मा को आप कह सकते हैं राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। और भजन लाल शर्मा का जन्म हुआ 15 दिसंबर 1967 को, और ये वर्तमान समय में आप कह सकते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री हैं? ये 14वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। और राजस्थान की जो विधानसभा है वो कौन से नंबर की है? 16वें नंबर की है, और ये सागानेर निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, ये भजन लाल शर्मा आप कह सकते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जैसलमेर के अंदर। यानी जैसलमेर में भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ अगर बात की जाए, भारतीय वायुसेना द्वारा 17 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पास पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन करेगी। वायु शक्ति अभ्यास का अंतिम संस्करण 16 फरवरी 2019 को किया गया था। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इससे पहले आप कह सकते हैं वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 24 का परीक्षण कहां पर, या आप कह सकते हैं प्रदर्शन कहां पर किया गया था, या अभ्यास कहां पर किया गया था? तो ये आप कह सकते हैं अंतिम अभ्यास किया गया था 16 फरवरी 2019 को
ये वायुसेना के द्वारा ही किया गया था। और वायुसेना इस एक्सरसाइज में इस वर्ष स्वदेशी विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 121 विमान भाग लेंगे। यानी इस एक्सरसाइज के अंदर 121 विमान भाग लेंगे, जिसमें तेजस होगा, प्रचंड होगा और ध्रुव जैसे विमान इसमें शामिल किए जाएंगे। यानी यहां पर भारतीय वायुसेना द्वारा 17 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पास पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का अभ्यास किया जाएगा। और इससे पहले 16 फरवरी 2019 को यह आयोजित किया जा चुका है। इसके साथ अगर बात की जाए वर्तमान समय में, अगर बात की जाए जो थल सेना जो है उसके अध्यक्ष कौन है, जनरल मनोज पांडे। 30 अप्रैल 2022 को उन्होंने पद ग्रहण किया था। वर्तमान समय में अगर बात की जाए नौसेना के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है एडमिरल राधाकृष्ण हरि कुमार, या जिसको आर हरि कुमार के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 30 नवंबर 2021 से अपना पद संभाला था। और वायुसेना के प्रमुख का नाम है वी आर चौधरी। ये तीनों भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अगर पूछा जाए नौसेना दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। इसके साथ अगर बात की जाए भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया था? तो ये बनाया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। इसके साथ अगर बात की जाए भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपना पहला इंटरनेशनल टेस्ट वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने पहले डेब्यू मैच में लगाया था। और यशस्वी जायसवाल ने विशाखापट्टनम में इंग्लैंड के खिलाफ भारत के दूसरे टेस्ट में पहले दिन ही कैरियर का दूसरा शतक भी लगाया और उन्होंने 209 रन बनाए। यानी पहला जो आप कह सकते हैं टेस्ट शतक लगाया था वो लगाया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और दूसरा लगाया है इंग्लैंड के खिलाफ, जो आप कह सकते हैं 200 रन बनाए हैं। इसके साथ अगर बात की जाए टोक्यो ओलंपिक के रजत विजेता रवि कुमार दहिया ने फ्रांस के निस में प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डैगलन कुश्ती टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीत लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 में, वो आ सकता है 2000 जो आप कह सकते हैं आने वाले ओलंपिक है उनमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, और आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता रवि कुमार दहिया ने फ्रांस के निस में प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डैगलन कुश्ती टूर्नामेंट में कौन सा पुरस्कार जीता या कौन सा पदक इन्होंने जीता? तो ये जीता आप कह सकते हैं कांस्य पदक। इसके साथ अगर बात की जाए केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये रखा है कर्तव्य पथ। यानी जहां पर आप कह सकते हैं 26 जनवरी को परेड करवाई जाती है उस राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया? कर्तव्य पथ कर दिया गया। इसके साथ अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी क्या बनाई गई? तो ये बनाई गई विशाखापट्टनम। इसके साथ अगर बात की जाए राष्ट्रपति भवन में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ये कर दिया गया अमृत उद्यान। इसके साथ अगर बात की जाए संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति राशिद अल मखतूम ने अल मिनहाज शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो ये रख दिया हिंद शहर। क्या रख दिया है? हिंद शहर आप कह सकते हैं इसका नाम रख दिया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए वर्ल्ड कप 2023 की कुछ हाइलाइट्स हैं जिसमें से हर बार आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी इसका आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन किसने किया? तो ये किया आप कह सकते हैं आईसीसी ने। इसके साथ अगर बात की जाए किस तारीख को आयोजित किया गया था? 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया था। टूर्नामेंट फॉर्मेट क्या था? राउंड रोबिन और नॉकआउट। मेजबान देश कौन सा था? भारत। भाग लेने वाली टीम कितनी थी? 10। और टोटल मैच कितने हुए? 48। इसके साथ अगर बात की जाए ये वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ये वर्ल्ड कप जीता ऑस्ट्रेलिया ने। उपविजेता कौन रहा? भारत रहा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किस खिलाड़ी को घोषित किया गया? विराट कोहली को, और इन्होंने 765 रन बनाए। गोल्डन बैट किसको मिला? विराट कोहली को। और गोल्डन बॉल किसको मिली? मोहम्मद शामी को आप कह सकते हैं। 24 विकेट इन्होंने लिए। प्लेयर ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया? ट्रेविस हेड को, जो ऑस्ट्रेलिया के आप कह सकते हैं खिलाड़ी हैं। और सर्वाधिक रन की अगर बात की जाए तो विराट कोहली ने बनाए 765 रन। इसके साथ अगर बात की जाए सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर किसने बनाया? गैलन मैक्सवेल ने बनाया, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। 201 रन बनाए। सर्वाधिक शतक किसने लगाए? क्विंटन डी कॉक ने लगाए 4।
सर्वाधिक छक्के किसने लगाए? रोहित शर्मा ने लगाए 31। बेस्ट गेंदबाजी फिगर की अगर बात की जाए तो किसका है? मोहम्मद शामी का। आप कह सकते हैं 7 विकेट इन्होंने लिए। और सर्वाधिक विकेट आउट किसने किए? क्विंटन डी कॉक ने किए 20। आप कह सकते हैं यहां पर उन्होंने विकेट के पीछे आप कह सकते हैं विकेट आउट किए हैं। इसके साथ सर्वाधिक आउटफील्ड में कैच किसने लिए? डेरेन मिशेल ने आप कह सकते हैं 11 कैच लिए हैं यहां पर। इसके साथ अगर बात की जाए 1975 ईस्वी में पहला वर्ल्ड कप खेला गया था और इसमें अगर बात की जाए तो 8 टीमें थी, जिसमें अगर बात की जाए इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीका। और इसमें बात की जाए वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ने क्लाइड लॉयड के नेतृत्व में लॉर्ड्स के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से हरा करके पहला विश्व कप वेस्ट इंडीज ने जीत लिया था। इसके साथ अगर बात की जाए 2023 में किसने जीता? जैसे मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया ने जीता। उपविजेता कौन रहा? भारत। और मेजबान देश कौन सा था? भारत था। 2019 की अगर बात की जाए इंग्लैंड ने जीता और न्यूजीलैंड इसमें उपविजेता थे। और मेजबान देश कौन सा था? इंग्लैंड, वेल्स और ऑस्ट्रेलिया। अगर 2015 की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता रहा, न्यूजीलैंड इसमें उपविजेता रहा। और कहां पर इसकी मेजबानी की गई? न्यूजीलैंड के अंदर, भारत के अंदर और श्रीलंका के अंदर। न्यूजीलैंड के अंदर इसकी मेजबानी की गई। 2011 का वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने जीता। और विजेता कौन रहा? श्रीलंका। और यह भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। इसके साथ अगर बात की जाए 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता, श्रीलंका उसमें उपविजेता रहे। वेस्ट इंडीज में आप कह सकते हैं इसका मेजबान देश था। 2003 में कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया जीता, भारत में उपविजेता रहा। और ये दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, केन्या में आयोजित किया गया था। 1999 में ऑस्ट्रेलिया जीता, पाकिस्तान उपविजेता रहा और इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। 1996 में श्रीलंका जीता, ऑस्ट्रेलिया उपविजेता रहा, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में आयोजित किया गया था। इसके साथ अगर बात की जाए 1992 ईस्वी में पाकिस्तान ने जीता, इंग्लैंड इसमें उपविजेता रहा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप कह सकते हैं और न्यूजीलैंड के अंदर आयोजित किया गया था। 1987 में अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया इसमें जीता, इंग्लैंड उपविजेता रहे, भारत और पाकिस्तान में आयोजित किया गया था। 1983 की बात करें तो भारत ने वर्ल्ड कप जीता, वेस्ट इंडीज में आप कह सकते हैं उपविजेता रहा, इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। 1989 ईस्वी की बात करें तो वेस्ट इंडीज इसमें जीता, इंग्लैंड इसमें उपविजेता रहा और इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। 1975 में अगर बात की जाए तो वेस्ट इंडीज ने जीता और ऑस्ट्रेलिया उपविजेता रहा और इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। तो ये कुछ वर्ल्ड कप से संबंधित आप कह सकते हैं सीरीज थी जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाएंगी। और लेटेस्ट की अगर बात की जाए तो 2023 में किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है। और उप विजेता कौन बना है? तो भारत बना है। इसके साथ अगर बात की जाए वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का अगला आयोजन साल 2027 में आयोजित किया जाएगा। इस क्रिकेट महाकुंभ का आयोजन अफ्रीकी महाद्वीप में किया जाएगा। वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया संयुक्त रूप से करेंगे। यानी 2027 का जो वर्ल्ड कप है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा? वो किया जाएगा अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में और नामीबिया। ये तीनों के तीनों देश आप कह सकते हैं संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।